हेलो। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड ऑपरेटर्स के कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से होते हैं पाइथन में? कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं एंड लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स मैनेज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम। पाइथन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ पर यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। कुछ कंडीशन लगाकर हमें हमें कुछ डिसीजन लेनी है, तो इसके लिए हम कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद होता है एलिफ स्टेटमेंट। उसके बाद होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, अदरवाइज एल्स ब्लॉक। मतलब कि क्या, सपोज हमें कुछ नंबर वगैरह चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो इवन ऑड नंबर है, तो इसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? कंडीशन देनी पड़ेगी। और कंडीशन के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे ये नंबर उस ब्लॉक में आता है कि नहीं। सपोज कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, और कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है इफ कंडीशन देन कोलन, और यहाँ पर होता है हमारा इंडेंटेशन। अब ये जो पाइथन लैंग्वेज है, यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस वगैरह यूज नहीं करते जैसे बाकी के लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। तो इसका स्कोप पता चलने के लिए कि कंडीशन कहाँ से शुरू हो रहा है और स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। जैसे इफ स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, इफ स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर उसका जब भी हम इसके बाहर आ जाएंगे तो बाहर होगा उसके, मतलब एग्जिट हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है? यहाँ पर इंडेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद स्टेटमेंट रहता है, इसके बाद रहता है एल्स कोलन, और इसके बाद इंडेंटेशन और एल्स का स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मुझे चेक करना है नंबर इवन है या और ऑड है। ठीक है, इवन और ऑड नंबर। अब कैसे पता चलेंगे? इवन मतलब क्या होता है? जब हमारा जो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है टू से, और उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आता है, तो उसे कहते हैं हम इवन नंबर। पहले हमें एक यूजर से नंबर लेना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं दूंगी, मैं यूजर से नंबर लूंगी। यूजर से नंबर लेने के लिए हमें लेना पड़ता है इनपुट फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी एंटर नंबर। अब मैंने इंटर नंबर कर दिया है, मैसेज तो लिख गया है कि इंटर नंबर, बट मुझे इंटीजर टाइप का नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पर एनी डिक्लेरेशन मैंने किया नहीं है। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट डेटा टाइप यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं नम इक्वल टू 12 कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड किया जाता है कि यहाँ पर यूजर से ये इनपुट लिया है, कि मतलब ये नंबर है। बट यूजर से हमें इनपुट लेना है, एज अ नंबर लेना है, नंबर इनपुट लेना है, तो मुझे यहाँ पर इंट में इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एक इंटीजर टाइप का यहाँ पर नंबर मुझे मिलेगा। उसके बाद अब इवन है या ऑड है, इसके लिए मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैं लूंगी इफ स्टेटमेंट, इफ इसमें लूंगी कंडीशन इफ नंबर। ठीक है, नम परसेंट टू, मतलब कि जब मैं इसे डिवाइड करूंगी और उसका रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा जीरो, तो मैं यहाँ पर कह दूंगी उसे प्रिंट नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, अब ये हो गया इवन के लिए। सपोज मैंने इधर रन कर दिया इसे, और यहाँ पर आउटपुट में दिखाई देगा एंटर नंबर। मैंने कर दिया 1, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया सपोज 2, तो ये बता रहा है नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, तो इफ क्या करता है कि कंडीशन ट्रू है तो ही वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट नहीं किया तो इसके अलावा, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक प्रेजेंट होगा, वहां पर ये इफ का आंसर देगा। बट नहीं हुआ तो हमें इसके लिए लेना पड़ेगा एल्स ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर मैं एल्स ब्लॉक ओपन करके वहां पर लिखूंगी नंबर इज ऑड, और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूंगी। अब मैं यहाँ पर इवन नंबर ले लिया तो ये हो गया इवन नंबर। इसके बाद मैं जब यहाँ पर
ऑड नंबर ले रही तो इच नंबर इज ऑड, ऐसा बता रहा है। तो ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। उसके बाद है हमारा एलिफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट क्या करता है कि एक ही कंडीशन को चेक कर रहा है, बट मुझे क्या करना है कि अलग अलग कंडीशन चेक करनी है। सपोज एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी है, दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मुझे तीसरी कंडीशन चेक करनी है, और कौन सी भी नहीं हुई तो मुझे एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी एलिफ स्टेटमेंट। इट इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, अब मल्टीपल कंडीशन के लिए अब इसका सिंटैक्स कैसा होता है, इफ कंडीशन, ओके, इफ देन कंडीशन वन और उसका स्टेटमेंट, उसके बाद एल और इफ। मतलब एल्स को हम कंडीशन नहीं दे सकते तो मैं फिर से इफ लिखूंगी, तो एल इफ कंडीशन टू और उसका स्टेटमेंट, और दोनों भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं लिखूंगी एल्स वाला स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सपोज मुझे क्या करना है कि एक ऐसा नंबर चाहिए, मैं यूजर से एक परसेंटेज वगैरह परसेंटेज ले रही हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज ले रही यूजर से, और यहाँ पर मैं यूजर से लूंगी तो मैं लिखूंगी यहाँ पर फ्लोट, क्योंकि मुझे फ्लोट वाला इंटीजर नंबर चाहिए, क्योंकि परसेंटेज जो होते हैं फ्लोट में होती है। ठीक है, पॉइंट में एंटर परसेंटेज लिख दिया। उसके बाद मुझे वो चेक करना है कि कौन से कैटेगरी में आता है। सपोज मेरे 80 प्लस हो गए तो मैं उसे लिखूंगी ए ग्रेड। ठीक है, तो 60 प्लस हो गए तो मैं उसे लिखूंगी बी ग्रेड। ठीक है, 35 प्लस हो गए तो मैं लिखूंगी उसे सी ग्रेड, और 35 से कम है तो मैं लिखूंगी उसे फेल। तो एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, नंबर ले लिया, परसेंटेज ले लिया यूजर से, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और मतलब कि 80 और 80 से बड़े है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ए ग्रेड। उसके बाद नहीं हुई तो एल्स के पास जाएगा, और मुझे फिर एक कंडीशन देनी है कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 और 60 से बड़ा है तो, परसेंटेज बड़े है तो प्रिंट बी ग्रेड। और ए भी कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं फिर से एक कंडीशन चेक करूंगी, एलिफ, मतलब एल्स के पास जाएगा, नहीं हुई तो एल्स के पास जाएगा, और उसमें एक और कंडीशन चेक करेगा कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, 35 और 35 से बड़े है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट ई ग्रेड। उसके बाद और सब कंडीशन फॉल्स हुई तो लास्ट में लिख दूंगी प्रिंट फेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूजर से आ रहे हैं नंबर। ठीक है, परसेंटेज वगैरह यूजर से ले रही हूँ और उसे मैं चेक करने वाली हूँ अब ये वाला आउटपुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रन करूंगी इसे, और इसका आउटपुट ये बता रहा है एंटर परसेंटेज। सपोज मैंने 87.6 कुछ कर दिए तो ये बता रहा है ए ग्रेड, क्योंकि ये पहले यहाँ पर जाएगा और चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि परसेंटेज परसेंटेज डाले मैंने 87.6, 87.6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है क्या, तो ये हो गई हमारी ट्रू कंडीशन। तो इसने अंदर जाके उसका ये प्रिंट कर दिया और डायरेक्टली एग्जिट हो गया। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज सपोज मैं डाल रही हूँ 56, तो ये बढ़ रहा है सी ग्रेड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 56 को चेक करेगा, यहाँ पर चेक करेगा 56 ग्रेटर देन 80। ठीक है, 80 से अभी बड़ा नहीं है तो ये यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स कंडीशन। उसके बाद जाएगा एल्स के पास, और एल्स में एक और कंडीशन चेक करेगा कि 56 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या। अब यहाँ पर 56 जो है वो लेस है तो इसलिए वो फॉल्स देगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन के पास जाएगा और चेक करेगा कि 56 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है क्या।
तो अब ये ट्रू हो गई कंडीशन, इसके लिए वो अंदर जाता है और यहाँ पर सी ग्रेड इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा ये कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। उसके बाद है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ ऐसे भी हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं, बट कैसे यूज कर रहे हैं, ये हमें एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है, और दूसरी नहीं हुई तो तीसरी कंडीशन चेक करनी है। अब इधर क्या करना है हमें कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ही हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है, दूसरी ट्रू हुई तो ही तीसरी कंडीशन ट्रू करनी है, और उसके बाद ही हम हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a nested if statement in Python is a if statement that is placed inside another if। मतलब क्या कि if के अंदर और एक if होगा और उसके बाद else ब्लॉक भी होगा उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए सिंटैक्स कैसा रहता है, if condition 1 block of if condition 1 is true, और उसके बाद if condition true block of condition 2 if the condition is true, then else वाला ब्लॉक if होता है, उसके बाद ये कंडीशन है। ठीक है, और एक कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर जाएगा और दूसरी कंडीशन चेक करेगा, और एक कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक जो भी ब्लॉक प्रेजेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो एल्स के पास जाएगा और जो भी हमारी कंडीशन है उसके अपोजिट प्रिंट कर देगा। और अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं जाएगा, दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करेगा, वो जाएगा एल्स के पास और एल्स का ब्लॉक यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सपोज मुझे एक नंबर लेना है यूजर से, जो नंबर इवन भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, वही हमें प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इंट, मुझे इंटीजर टाइप का इनपुट चाहिए इसलिए मैंने इंट ब्लॉक लिया और उसमें मैं इनपुट लूंगी एंटर नंबर, और मैं चेक करूंगी अब इफ, अभी पॉजिटिव नंबर चेक करना है हमें। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर कब होता है, जब नंबर इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैं लिखूंगी नंबर इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, और यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, और उसके बाद मुझे एक और कंडीशन देनी है, इफ नंबर परसेंट 2, मतलब कि मुझे चेक करना है कि वो नंबर क्या है, इवन है कि नहीं। ठीक है, अगर वो 2 से डिवाइड होकर उसका आंसर 0 आ जाएगा तो वो होगा हमारा इवन नंबर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी नंबर इज इवन। अगर नहीं हुआ तो मुझे इसके लिए एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर लिख दूंगी प्रिंट नंबर इज ऑड। और अगर पहली वाली कंडीशन, अब एक ये कंडीशन कैसे हो रही, हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर जाएगा, बट पहली वाली कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई तो ये जाएगा एल्स के पास और उसका स्टेटमेंट प्रिंट करेगा प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। अब ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूजर से नंबर देने वाली हूँ, एक नंबर इनपुट करना है हमें, और सपोज मैं कर रही हूँ -2, तो ये बोलेगा हमें नंबर इज नेगेटिव। सपोज मैंने पॉजिटिव नंबर कर दिया, ठीक है, सपोज मैंने 2 लिख दिया तो नंबर इज पॉजिटिव भी है और इवन भी है। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पर 13 कर दिया तो ये बोलेगा नंबर इज पॉजिटिव बट नंबर इज ऑड। ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन इसकी फॉल्स हो रही है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उसके बाद है हमारा दूसरा जो कंट्रोल स्टेटमेंट का टाइप है वो है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कि हमें क्या करना है, इटरेशन करते जाना है, इसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं।
अब दो टाइप्स के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है इन पाइथन। ठीक है, तो फॉर लूप इट इज यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज। मुझे क्या करना है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज का जो है इटरेशन करते जाना है। मतलब मैं 0 पोजीशन पे हूँ तो मुझे 1 पे जाना है, 1 से 2 का इंडेक्स, 2 के 3 के इंडेक्स को जाना है, और उसके एलिमेंट जो है मुझे वो प्रिंट करते जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, फॉर लूप यूज करूंगी। उसके बाद रहता है हमारा व्हाइल लूप। मुझे क्या करना है कि एक ही स्टेटमेंट बार बार लूपिंग, मतलब रिपीटेड अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है वो क्या करता जाएगा, ये रिपीटेड ब्लॉक को प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, बट ये इंक्रीमेंट करके प्रिंट करता जाएगा। तो ये होते हैं हमारे दो टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट। हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि सपोज जो हमने फॉलो किया था। ठीक है, तो हम इसका क्या लिस्ट इसके लिए सपोज मैंने एक लिस्ट ले ली। ठीक है, ये नाम की मैंने एक लिस्ट ले ली। अब लिस्ट क्या होता है जीनियस डेटा टाइप। मतलब इसमें हम बहुत सारे सिमिलर डेटा सेव कर सकते हैं, और डेटा जो है वो सिमिलर टाइप का हो सकता है। मतलब इसका डेटा टाइप जो है कोई भी ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया है, और टू ले लिया। ठीक है, 3.3 ले लिया। यहाँ पर टू ये था हमारा इंटीजर टाइप का डेटा, 3.3 ये था हमारा इसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हो। स्ट्रिंग के लिए मैं डबल क्वोट भी यूज कर सकती हूँ, सिंगल क्वोट भी यूज कर सकती हूँ। सपोज मैंने ले लिया एबीसी नाम की स्ट्रिंग ले ली, डेटा यहाँ पर मतलब एक लिस्ट हो गई। अब मुझे यहाँ पर लिस्ट प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पर एक 1 बाय 1 प्रिंट करती जानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, फॉर लूप का यूज करूंगी। फॉर, और मुझे इटरेशन के लिए एक वेरिएबल लगेगा, तो मैं लूंगी आई। फॉर आई इन, अब किसमें चाहिए मुझे, लिस्ट में जो भी है मुझे प्रिंट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगी आई को। अब ये आई क्या करेगा, सबसे पहले हो जाएगा 0 पोजीशन पे, उसके बाद जाएगा 1, 2 और 3। ऐसे हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पर मैं इसका आउटपुट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर 1 प्रिंट कर दिया है, 2 प्रिंट कर दिया है, 3.3 और एबीसी यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ठीक है, सो इस ये होता है हमारी लिस्ट में कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, 1 to 10 नंबर प्रिंट करते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी ले सकती हूँ, फॉर आई इन रेंज ऑपरेटर होता है, वहां पर रेंज से आई इन रेंज, रेंज होगा हमारा सपोज 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई की वैल्यू लिख दूंगी, आई इक्वल टू 1, और यहाँ पर उसे प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट आई। अब यहाँ पर जो है 1 से 0 से हो गया, क्योंकि इसकी जो बाय डिफॉल्ट कंडीशन जो है वो हो जाती है 0 से स्टार्ट। मैंने आई दे दिया है 1, तभी भी वो क्या हो रहा है, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 कॉमा, यहाँ पर जो भी पहली जो इंडेक्स होती है वो होती है इंक्लूड, और लास्ट की जो इंडेक्स होती है वो होती है एक्सक्लूड। तो 10 तक ही हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 से इसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो रेंज में हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर रेंज भी दे सकते हैं। सपोज वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, 0 से स्टार्ट करता है, और मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे तो 1 से स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया था पहले, तो 10 की पहले वो 0 से स्टार्ट किया, तो वो 10 मतलब कि एक 9 तक ही प्रिंट हो गया। ठीक है, तो 10 नंबर प्रिंट करने थे, तो इसके लिए उसकी इंडेक्स दे दी। बट ये जो पहली इंडेक्स होती है वो इंक्लूड करता है, बट लास्ट की इंडेक्स जो होती है वो एक्सक्लूड कर देता है। तो इसके लिए मुझे 11 लेना पड़ेगा, 10 तक प्रिंट करना है। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। उसके बाद रहता है हमारा व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप क्या करता है, हमें रिपीटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। सपोज मुझे क्या करना है,
कि सम ऑफ नंबर्स लेना है, ठीक है। सपोज मैंने कुछ नंबर ले लिए यूजर से और मुझे उसकी सम लेनी है, ठीक है। तो यूजर से नंबर कैसे लेते हैं, सपोज नम इक्वल टू इंटीजर टाइप का नंबर चाहिए तो मैंने लिख दिया इंट ब्लॉक में इनपुट एंटर नंबर, नंबर ले रही यूजर से और जो मुझे क्या करना है, सब नंबर की सम प्रिंट करनी है। तो इनिशियल स्टेट पे सम जो होगी वो हो जाएगी 0 और मुझे क्या करना है, आई को स्टार्ट करना है तो मैं लिख दूंगी इसे 1। उसके बाद वाइल, अभी यहाँ रहता है वाइल और ब्रैकेट में रहती है, और विदाउट, हम यहाँ पर विदाउट ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ब्रैकेट भी और विद ब्रैकेट भी हम कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और कि कब तक, जो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए n तक, ठीक है। और उसके बाद मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैं प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पर यूज करूंगी, सम इक्वल टू 1 और उसके बाद लिखूंगी प्लस इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे क्या करना है, इटरेशन करते जाना है, इसलिए यहाँ पर यह नहीं है, मैंने यूजर से इनपुट लिया है तो मैं यहाँ पर नम ही लूंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, सम आ जाने के बाद, सब नंबर आ जाने के बाद उसे सम प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दूंगी सम, क्योंकि सम में मैंने यहाँ पर उसका आउटपुट सेव किया है। अब यहाँ पर बोल रहा है इनपुट एंटर नंबर। सपोज मुझे क्या करना है, 5 नंबर्स के एडिशन चाहिए, तो सम ऑफ नंबर इज हो गया 15 और मुझे ज्यादा नंबर के चाहिए, सपोज मुझे क्या करना है, 20 नंबर के एडिशन चाहिए, तो ये सम ऑफ नंबर हो गया 210। तो यहाँ पर ऐसे ही हम ये फॉर लूप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद है हमारे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसमें आते हैं ब्रेक और यहाँ पर आता है कंटिन्यू। अब ब्रेक क्या करता है, सपोज मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूशन बीच में ही स्टॉप करना है, तो मैं क्या करूंगी कि ब्रेक का यूज करूंगी। अगर मुझे कंटिन्यू मतलब 1, ऐसा सपोज मैं 1 to 5 प्रिंट कर रही हूँ और मुझे 2 नंबर उसमें नहीं चाहिए, 2 को करना है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू यूज करूंगी। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 1 to 5 नंबर प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप लूंगी, आई इन रेंज ऑफ 5, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं, बट मुझे करना है इफ आई इक्वल टू 2 है, तो मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। मैं यहाँ पर प्रिंट में लिख दूंगी प्रिंट ब्रेक, और प्रिंट में नहीं लिखना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिर्फ ब्रेक देना है। और कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट और मुझे आई को प्रिंट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रेक यूज किया है, तो ये क्या करेगा, वहां पर ही कंडीशन को स्टार्ट करेगा। सपोज ये आउटपुट में, अब ये इंटर नंबर, ये हमारा पहला वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 और 1 उसने प्रिंट कर दिया है, क्योंकि वो इनिशियल जो स्टार्ट करता है, अब यहाँ पर जब यहाँ पर आएगा तब ये क्या करेगा कि आई की कंडीशन जो होगी, ठीक है। तो आई यहाँ पर इनिशियल स्टेट पे 0 होगा और वो 5 तो प्रिंट करना चाहिए, बट ये क्या करेगा, जब कंडीशन 0 होगी तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इफ का ब्लॉक नहीं प्रेजेंट करेगा और एल्स के पास मतलब इधर जाएगा और यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब इटरेशन होगा और आई की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, वो क्या करेगा, यही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। बट जब कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, मतलब आई की वैल्यू जो है ट्रू हो जाएगी, तब वो क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसके बाद वो बोल रहा है ब्रेक, ब्रेक दे दो, मतलब एग्जिट फ्रॉम द लूप। ओके, एग्जिट हो जाएगा लूप से। तो यहाँ पर 0 और 1 प्रिंट हो गया
और यहाँ पर उसने ब्रेक ले लिया है। उसके बाद मुझे करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। सपोज मैंने आई इन रेंज ऑफ 5, मुझे क्या करना है, 1 से 5 तक प्रिंट करना है। मैं ए से भी दे सकती हूँ, 1 से 5 तक प्रिंट करना है। तो मुझे चेक करना है इफ आई इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर उसे कंटिन्यू कर दूंगी। और नहीं है तो मैं कर दूंगी प्रिंट। प्रिंट क्या करना है, अब यहाँ पर जो भी आई की वैल्यू हो जाएगी वो मुझे प्रिंट कर देनी। मैं यहाँ पर रन कर रही हूँ और इसका आउटपुट तब मुझे पहले का बता रहा है। उसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, 0 से यहाँ पर हो गया वो 1 2 और 3 को यहाँ पर देखो स्किप कर दिया है डायरेक्टली 4 और 5, क्योंकि कंटिन्यू कर दिया है। मतलब वो नीचे नहीं जाएगी, वो इटरेशन के लिए यहाँ पर जाएगी। जब ब्रेक देते हैं हम, जब ब्रेक दे दिया तो डायरेक्टली एग्जिट हो जाता है, बट कंटिन्यू किया तो वो नीचे वाले ब्लॉक पे नहीं जाएगी, ये क्या जाएगी, लूप के पास जाएगी और जो भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट कर देगी। तो ये ऐसा होता है हमारा ये लूपिंग स्टेटमेंट, कंटिन्यू एंड ब्रेक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी। इसे शॉर्ट में हम ओओपी भी कहते हैं। तो ओओपी एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करता है। इट मेक्स द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। देयर आर 4 मेन पिलर्स ऑफ एनकैप्सुलेशन, abstraction, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ओओपी, ठीक है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास क्या होता है, ये क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट है दैट डिफाइंस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, तो उस ब्लूप्रिंट का जो इंस्टेंस है वो उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। दैट कंटेन्स अ डेटा एंड बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या, मेथड्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का सिंटैक्स होता है, पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो क्लास और उसके बाद हमें देना पड़ता है क्लास नेम। सपोज मैं कार नाम का एक क्लास नेम ले रही हूँ, उसके बाद सेमी कोलन, सॉरी कोलन एंड देन इंडेंटेशन देकर हम इसमें लिखेंगे। अब क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर्स हम कह सकते हैं, तो उसे मेथड्स कहते हैं हम, ठीक है। सपोज मेंबर फंक्शन ऑफ, यहाँ पर जो इनिट नाम की जो मेथड है वो ले रही हूँ। अब ये होती है हमारी स्पेशल टाइप की मेथड, ठीक है। और उसमें रहता है एक पैरामीटर सेट। उसके बाद हमें क्या करना है, सपोज हमें क्या यूजर से वैल्यूज लेनी है, तो मैं लूंगी सेल्फ। सेल्फ से ही हमें अब यहाँ पर लेना पड़ता है सेल्फ डॉट ब्रांड, ठीक है। यूजर से हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ब्रांड नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ जो डिफाइन करेगा हमारे कार का ब्रांड। तो मुझे यहाँ पर उसका इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ब्रांड कॉमा, मुझे सपोज कलर कलर भी लेना है तो मैं यहाँ पर कलर भी लूंगी, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू, मुझे लेना है इसमें कलर। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर फंक्शन। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक मेथड लेनी है जो खुद की एक मेथड होगी। सपोज मैंने ड्राइव नाम की एक मेथड ले ली और उसमें मुझे क्या करना है कि जो भी डेटा लिया है वो शो कर देना है। तो मैं यहाँ पर उसे प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी यूज कर सकती हूँ। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में सेल जो हमारा ब्रांड है उसे मैं प्रिंट कर रही थी। तो मैंने जब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ली है और यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसे मैं कर्ली ब्रेसेस में लिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी मुझे वैल्यू देगा। इसके बाद मुझे लेना है कार इज ड्राइविंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले लिया। और मुझे ये हो गया हमारा क्लास का डिक्लेरेशन। ये होता है हमारा क्लास का सिंटैक्स, क्या रहता, एक क्लास, फिर उसके बाद क्लास नेम और उसका
जो स्टेटमेंट मतलब डेटा मेंबर फंक्शंस जो भी हमें लेने हैं उसमें वो हम यहाँ पर उसके ले रहे हैं। उसके बाद करना पड़ता है हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना का सिंटैक्स है कि हम लेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट नेम लिया माई कार और लेना पड़ता है कार। अब कार लेना पड़ता है बट पहले देखना पड़ेगा कि जो इनिशियलाइज वाली मेथड है जो स्पेशल मेथड है उसमें कुछ वेरिएबल है क्या। ठीक है, तो उसमें वेरिएबल है तो मुझे जब भी मैं कार को कॉल करूंगी तो मुझे उसके वेरिएबल्स मतलब जो भी उसकी वैल्यूज है मुझे यहाँ पर लेने पड़ेगी। उसके बाद है हमारा कार और उसकी वैल्यू हो जाएगी। सपोज मैंने इसका ब्रांड और यहाँ पर लिख दिया उसका कलर रेड। तो ये हो गया ब्रांड एंड कलर। उसके बाद रहता है मुझे यहाँ पर अब मेथड्स को जो है कॉल करना है। तो कॉल कैसे करना है, बाय द ऑब्जेक्ट हम उसे कॉल कर सकते हैं, विदाउट अ ऑब्जेक्ट हम उसे कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रिंट में कॉल करने के लिए लिख दूंगी जो भी कार को ऑब्जेक्ट किया था। ठीक है, तो माई कार डॉट उसका मुझे कलर प्रिंट कर देना है तो मैं कलर प्रिंट कर दूंगी। उसके बाद माई कार डॉट जो भी मेथड है उसे मैं कॉल कर सकती हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर उसे रन कर देती हूँ। तो ये हो गया कार इज ड्राइव। ठीक है, तो और उसका कलर भी प्रिंट हो गया है। सपोज मुझे ये क्या है इसका बताना है तो मैं यहाँ मैसेज भी दे सकती हूँ कलर ऑफ कार इक्वल टू, यहाँ पर आ गया है कलर ऑफ कार रेड एंड होंडा कार इज ड्राइविंग। तो ये हो गया हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन। उसके बाद है हमारे 4 पिलर्स ऑफ ओओपी। तो होते एब्सोल्यूशन, सेकंड है इनहेरिटेंस, थर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म एंड लास्ट है अब्स्ट्रैक्शन। तो चलो देखते हैं एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि डेटा को रैप करना या प्रोटेक्ट करना, मीन्स बाइंड द डेटा एंड फंक्शन इन वन यूनिट। द मेन एम ऑफ एनकैप्सुलेशन इज टू मेक डेटा प्राइवेट, और जो प्राइवेट मेंबर है उनको एक्सेस करने के लिए सेफ और कंट्रोल मेथड प्रोवाइड की जाए, जैसे गेटर और सेटर मेथड। ठीक है, अब जानते हैं एक सिंपल एग्जांपल की मदद से एनकैप्सुलेशन क्या होता है। अब यहाँ पर जो है अकाउंट नाम का एक क्लास बना दिया है। अकाउंट नाम का जो क्लास है उसमें हम मेथड्स लेने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में हम यूजर का बैलेंस स्टोर करेंगे और कुछ फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि बैलेंस को देखने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए। बैलेंस को देखने के लिए गेट बैलेंस किया है और बैलेंस को डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल बैलेंस है ये एक प्राइवेट वेरिएबल है जो डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। हमने यहाँ पर एक गेट बैलेंस मेथड बनाई है बैलेंस को देखने के लिए। ये मेथड सेफ वे प्रोवाइड करता है। यहाँ पर डिपॉजिट मेथड बनाई गई है जो सिर्फ वैलिड वे में बैलेंस को अपडेट करेंगी। ठीक है, तो हमें इसका आंसर देखने के लिए सबसे पहले जो भी क्लास बनाया है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद ही हम गेट बैलेंस और डिपॉजिट बैलेंस कर रहे हैं। और उसके बाद एक बार फिर गेट बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि ओरिजिनल जो बैलेंस था हमारा सपोज यहाँ पर डाल दिया है 1000। अब जब हम इस बैलेंस को गेट करेंगे तो यहाँ पर 1000 दिखाई देगा। ठीक है, बट मैं जब इसको अपडेट करूंगी मतलब डिपॉजिट करूंगी बैलेंस में, तो यहाँ पर अकाउंट जो है हमारा गेट बैलेंस करने के बाद वो 1500 दिखाई देगा। यहाँ पर इसका आउटपुट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये होती है हमारी एनकैप्सुलेशन की कंसेप्ट। तो एनकैप्सुलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, is one of the pillar of object oriented programming। एक सिस्टमैटिक और सिक्योर वे है अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखने वाले इनहेरिटेंस के बारे में जो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। हमने देखा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम एक से ज्यादा भी क्लासेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने क्लास ए नाम का एक क्लास ले लिया और उसमें मैं
और सिंपल सी मेथड ले रही हूँ, ठीक है। और उसमें मैं प्रिंट कर दूंगी दिस इज ए क्लास, ठीक है। सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज मैंने A1 इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ये क्लास नेम हो गया, और मैं इसको प्रिंट कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर कॉल करूंगी उससे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ए डॉट शो से कॉल कर दूंगी, तो ये मुझे ये आंसर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है। अब हाँ, मैं इसे इसे थोड़ा सा कमेंट करके रख देती हूँ, क्योंकि ये प्राइवेट बन गया हमारा, ठीक है। तो मैं इसे रन कर रही हूँ, तो अब ये शो मुझे दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज ए क्लास, मुझे आंसर आंसर मिल रहा है यहाँ पर। ये हो गया हमारा क्लास क्रिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। मैं मल्टीपल क्लासेस भी क्रिएट कर सकती हूँ। सपोज मैंने बी नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया, और उसमें कुछ शोवन नाम की एक मेथड ले ली, और मैं उसे कॉल कर रही हूँ प्रिंट, और मैं लिख रही दिस इज डी क्लास, ऐसे मैं क्रिएट कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी D1 इक्वल टू बी। अब ये हो गया हमारा क्लास नेम, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, बी के मेथड को कॉल करूंगी, तो बी डॉट जो भी मेथड है हमारी शो1 यहाँ पर कॉल हो जाएगी, और आउटपुट में हमें इसका आंसर भी मिलेगा, दिस इज डी क्लास, ऐसा भी मिल रहा है। बट मैंने यहाँ पर अब इसका सपोज इन दोनों में कुछ रिलेशन है, ठीक है। ये ए और बी में कुछ रिलेशन है। सपोज ये हमारा ओल्ड क्लास है, और ये हमारा न्यू क्लास है। अब ओल्ड क्लास और न्यू क्लास, और इसमें हमें इनहेरिटेंस दिखाई देना है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इनहेरिटेंस इनेबल्स अ क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। मतलब ये क्या कर सकता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा मेथड होते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी ओल्ड क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट करता है जो भी न्यू क्लास बनाया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। अब हमारे पास जो क्लासेस है, तो हम उसे कह सकते हैं, जो भी ओल्ड क्लास है उसे हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, और बेस क्लास भी कह सकते हैं, और जो न्यू क्लास बनाया है हमने उसे हम चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं, या फिर डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, एक ही बेस क्लास होता है, एक ही डिराइव्ड क्लास होता है, तो इसे हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और जब हमारे पास मल्टीपल बेस क्लासेस होते हैं बट एक ही डिराइव्ड क्लास होता है, मतलब कि मल्टीपल पेरेंट क्लास होता है और एक ही चाइल्ड क्लास होता है, उसे बोलते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये एक कुछ लेवल में आता है। सपोज मेरे पास एक बेस क्लास है, और उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट क्लास है। जो भी इंटरमीडिएट क्लास होगा वो अब डिराइव्ड क्लास हो जाएगा बेस क्लास के लिए, बट उसके नीचे भी एक क्लास है, और वो एक्सेप्ट करेगा इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टी। तो इंटरमीडिएट जो है बेस बन जाएगा अब किसके लिए, जो भी हमारा नीचे वाला बेस डिराइव्ड क्लास है उसके लिए। तो ये क्या लेवल से फॉलो करता है, तो इसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद रहता है, उसके बाद है हमारा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। हिरार्चिकल इनहेरिटेंस मतलब क्या है, हमारे पास एक ही बेस क्लास है और मल्टीपल जो है डिराइव्ड क्लासेस है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड मतलब क्या, कि टू और टू से ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि ये जो सब हमारे इनहेरिटेंस है उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसके कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। अब हमने लिया था ए और बी क्लास। सपोज ये इसे हम कह सकते हैं बेस क्लास, इसे हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, और हम इसे ओल्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमने न्यू क्लास बनाया था उसे हम कह सकते हैं बेस डिराइव्ड क्लास। उसके बाद पेरेंट होगा सबका, हम कहेंगे इसे चाइल्ड क्लास। और
ओल्ड मतलब यहाँ पर हो जाएगा आगे न्यू क्लास। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो भी बी क्लास है, जो न्यू क्लास है, कैन एक्सेप्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास। कैसे एक्सेप्ट करेगा? बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसे इनहेरिट करना पड़ेगा, मतलब डिराइव करना पड़ेगा बी में। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर ए लिख दूंगी, मतलब ये हो गया हमारा इनहेरिट क्लास हो गया। तो अब जब भी हमारे पास एक बेस क्लास होता है और एक डिराइव्ड क्लास होता है, और वो क्या करता है, क्लास के एक्सेप्ट करता है प्रॉपर्टीज, तो हमें यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली ए के ऑब्जेक्ट से ही हम, सॉरी, बी के ऑब्जेक्ट से ही हम क्या कर सकते हैं, ए का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हम उसकी जो प्रॉपर्टीज है हम वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सपोज B1 डॉट शो लिख दिया, बी शो जो है हमारी, वो है हमारी ए क्लास की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज क्लास बी और दिस इज क्लास ए। अब ये दोनों भी यहाँ पर प्रिंट हो गए बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं या फिर सिंगल लेवल भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या, कि हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस है, और एक से ज्यादा क्लासेस है और वो कुछ लेवल्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मैंने क्लास एनिमल नाम का एक क्लास कर दिया। ठीक है, एनिमल नाम का एक क्लास बना दिया, और इसमें एक छोटा सा ईट वाला एक फंक्शन बना दिया, जिसे हम मेथड भी कहते हैं। और मैं इसमें एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट एनिमल ईट्स फूड। मैं मैसेज लिख रही हूँ, मैं फूड। और उसके बाद एक और क्लास बना रही हूँ, क्लास सपोज मम्मल नाम का एनिमल है, और वो क्या हुआ है, कैटेगरी का एनिमल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उससे एनिमल जो है उसमें डिराइव कर रही हूँ। और डेफ अभी कैसे हम फंक्शन ले रहे। ठीक है, गिव बर्थ। ठीक है, देख गिव बर्थ नाम का एक वेरिएबल, मतलब यहाँ पर मेथड बना दी, और उसके लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ उसमें। प्लीज इज मम्मल गिव्स बर्थ टू यंग वन, यंग वन। ये हो गया हमारा एक मम्मल नाम का एनिमल है, जिसका हमने क्लास क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद और एक क्लास बना रही हूँ, सपोज मैं बना रही हूँ डॉग नाम का एक क्लास बना रही हूँ, और उसमें क्या हो जाएगा, मम्मल। और इसमें मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ डेफ, एक बार्क नाम का एक वेरिएबल लूंगी। वेरिएबल में यहाँ पर एक मेथड हो गई। ठीक है, तो उसमें प्रिंट डॉग बार्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो भी एनिमल है उसमें मम्मल होगा, और मम्मल जो है वो डॉग में होगा। तो ये क्या हो गया, हमने क्या किया, इसे इनहेरिट किया, बट एक लेवल से किया। वन क्लास इनहेरिटेड टू अनदर, अनदर क्लास इज इनहेरिटेड बाय द वन अनदर क्लास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें इसके मेथड्स को कॉल करना है, ठीक है, उस पे इंफॉर्मेशन शो करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे एनिमल और मम्मल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ डॉग की भी मैंने किया ऑब्जेक्ट क्रिएट तो भी चलता है। ठीक है, तो डॉग इक्वल टू डॉग लिख दिया है मैंने। डॉग का भी यहाँ पर क्लास है। ठीक है, ये हमारा क्लास नेम है, और हमें यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, मतलब ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डॉग डॉट, अब ये ईट नाम का जो भी फंक्शन दिया था वो हो गया हमारा। ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम द एनिमल। ठीक है, उसके बाद है हमारा डॉग, अभी जो भी डॉग
यू बर्थ नाम का किस डॉग ने बर्थ दिया है किसको, इनहेरिटेड फ्रॉम द मम्मल क्लास से। ठीक है, उसके बाद डॉग डॉट बार्क। अब ये हो गया डिफाइन द डॉग। यहाँ पर इसने क्या है, हमें डिफाइन डॉग को यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये कर रहा है अब ये इनहेरिटेड है, किससे इनहेरिटेड है, मम्मल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इनहेरिटेड फ्रॉम मम्मल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डॉग डॉट बार्क। ठीक है, सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो डीओजी, डी कैपिटल है। अभी केस सेंसिटिव होती है यहाँ पर लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके लिए ये केस सेंसिटिव लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखो, ठीक है, दिस इज ओके, एनिमल इज फूड डील, दिस इज मम्मल गिव द बर्थ ऑफ यंग वन एंड डॉग बार्क। इसे अलग अलग हमने क्या कर दी यहाँ पर इनहेरिटेंस, मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के लिए हमने क्लासेस ले लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब एक लेवल से फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब हिरार्चिकल इनहेरिटेंस में जो है यहाँ पर मल्टीपल बेस क्लासेस होती है। ठीक है, हाँ सॉरी, मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होते हैं और एक ही बेस क्लास होता है। सपोज मैंने क्लास ए कर दिया और मैं इधर उसकी एक सिंपल मेथड ले रही हूँ। तो सपोज मैंने कर दिया इन्फो सी, एक ही इन्फो के लिए मैंने एक उसकी मेथड ले ली और यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ प्रिंट दिस इज ए क्लास मेथड, और उसके बाद मैं एक और क्लास ले रही हूँ बी नाम का। अब मैंने ए और बी ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं जो ऊपर वाला है उसे मैं कमेंट कर देती हूँ एक बार। इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो भी ऊपर का होगा वो कमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब डी नाम का एक क्लास कर दिया और मैं डेफ इन्फो बी एक ले रही हूँ और उसमें प्रिंट दिस इज दी क्लास मेथड। अभी बी क्लास की मेथड हो गई है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, दो क्लास बना दिए और मैं एक और क्लास बना देती हूँ डेफ इन्फो सी, और प्रिंट कर देती हूँ उसकी इंफॉर्मेशन दिस इज सी क्लास मेथड। ठीक है, तो मैंने तीन क्लास ले लिए, बट अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है कि अ, जो भी हिरार्चिकल इनहेरिटेंस है वो परफॉर्म करना है। तो हिरार्चिकल इनहेरिटेंस मतलब क्या, कि हमारे पास जब मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होती, ठीक है, डिराइव्ड क्लासेस मल्टीपल होते हैं और बेस क्लास जो है एक ही होगा। अब ये होगा ए हमारा बेस क्लास, तो मैं क्या करूंगी, बी को, ओके, ए को बी में इनहेरिट करूंगी और ए को जो है सी में भी इनहेरिट करूंगी। तो ये हो गए हमारे मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, और एक बेस क्लास। तो मुझे क्लास यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें बी और सी दोनों का भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया B1 इक्वल टू बी। अब ये हो गया, और B1 से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इन्फो, ए की भी इन्फो कर सकते हैं और डी डॉट इन्फो डी की भी इनको यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद सपोज मैं सी का बना रही हूँ, सी, सी, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी C1 डॉट। अब यहाँ पर देखो, ए की भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ और डी की भी यहाँ पर सी की भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती हूँ प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया हमारा इनहेरिटेंस। इसे कहते हैं हम हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, जब हमारे पास दो से ज्यादा, अब देखो, दो से ज्यादा डिराइव्ड क्लास होते हैं या और एक ही बेस क्लास होता है, वो हो जाता है हमारा मल्टीपल हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर देखो, दिस इज ए क्लास और बी क्लास।
अब डी से हमने ए को भी कॉल किया है और सी से हमने ए को भी कॉल किया, मतलब सी ए से ए कॉल करने के लिए हमने बी का ऑब्जेक्ट भी बनाया है और सी का भी बनाया है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या है कि हमारे पास जब मल्टीपल बेस क्लासेस होते हैं और एक डिराइव्ड क्लास होता है तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने पहले से ही बना के रखा है कि डिराइव्ड क्लास मतलब क्या है। डिराइव्ड क्लास इट इनहेरिटेस फ्रॉम बोथ पर्सन एंड एम्प्लॉय। अब यहाँ पर क्या किया है, दो क्लासेस ले लिए है, पर्सन एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब पर्सन क्या हो गया हमारा, बेस क्लास। अब एम्प्लॉय पर क्या हो गया हमारा, बेस क्लास। बट मैनेजर जो क्लास है हमारा, उसमें पर्सन भी रहेगा और वो एक एम्प्लॉय भी होगा, वो एक पर्सन भी होगा। तो इसलिए क्या कर दिया, पर्सन और एम्प्लॉय जो भी है उसे हमने इनहेरिट कर दिया है एक मैनेजर क्लास की। मतलब हमारे पास दो बेस क्लासेस है और एक डिराइव्ड क्लास है, तो उसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि सिर्फ मैनेजर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम डॉट जो भी हमारा मेथड नेम लिया है वो। ठीक है, पर्सन हुआ, पर्सन के लिए हमें पर्सन डिटेल्स चाहिए, देन एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय डिटेल्स है और मैनेजर के लिए मैनेजर डिटेल्स जो हमने मेथड जो है बिल्ड की है। ठीक है, तो इसका आउटपुट अब ये हमें तीनों क्लास का भी आउटपुट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर जो भी हमारे इनहेरिटेंस है उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हीकल एक क्लास है, उसमें कार नाम की एक व्हीकल है और बाइक एक व्हीकल है। ठीक है, तो बाइक और कार दोनों भी क्या है, व्हीकल है। तो उसके लिए क्या किया, एक बेस क्लास है और यहाँ पर अब ये दो डिराइव्ड क्लास है और उसमें व्हीकल इनहेरिट की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी कौन सा क्लास हो गया, जब हमारे पास एक बेस क्लास रहता है और दो डिराइव्ड क्लास रहते तो उसे कहते हैं हम हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो नीचे स्पोर्ट्स कार। ठीक है, स्पोर्ट कार में कार और बाइक दोनों भी इनहेरिट किए, मतलब ये हो गया हमारा बेस क्लास और ये अनदर बेस क्लास, दो बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास। अब जब रहता है उसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये क्या हो गया हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमने अभी दोनों भी ली इधर व्हीकल एंड कार। जो जब हम कार में व्हीकल एंड बाइक में व्हीकल डाल रहे तो इनहेरिटेंस हो गया, वो हो गया हमारा अब यहाँ पर हेरार्चिकल। और जब हम इसे स्पोर्ट बाइक में दोनों भी डाल रहे तो हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये क्या हो गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मतलब दो और दो से ज्यादा। अब सिंगल इनहेरिटेंस भी बन रहा है यहाँ पर। जब व्हीकल क्लास जो है कार में इनहेरिट हो रही तो उसे कहते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब वन बेस क्लास वन डिराइव्ड क्लास। तो ये क्या हो गया हमारे तीन जो बेस क्लास है, मतलब यहाँ पर तीन इनहेरिटेंस एक ही इसमें हम कंबाइन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये होते हैं हमारे इनहेरिटेंस के टाइप्स। अब यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस कैसा होता है, जब हमारे पास एक बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास होता है वहां पर कहते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद ये एक बेस क्लास एक इंटरमीडिएट क्लास, मतलब ये अब ए क्लास है जो बी बी में इनहेरिट हो जाएगा और जो बी क्लास है वो सी में इनहेरिटेड हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम मल्टी लेवल, मतलब एक दूसरे में और दूसरे तीसरे में यहाँ पर इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद ही हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब जब हमारे पास दो बेस क्लासेस है और एक डिराइव्ड क्लास उसे डिराइव्ड कर रहा है तो उसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद रहता है हमारा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब हिरार्चिकल इनहेरिटेंस जो है अपोजिट रहता है मल्टीपल के, मतलब यहाँ पर एक बेस क्लास रहता है और दो से ज्यादा यहाँ पर डिराइव्ड क्लास रहते हैं। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अब इधर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ए जो है वो बी में भी इनहेरिट है और सी में भी इनहेरिट है। मतलब क्या हो रहा है कि
यहाँ पर ये जो टाइप हो गया है इधर ए इज इनहेरिटेड बी एंड ऑल्सो सी, तो यहाँ पर हम कहते हैं इसे हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। और जब बी और सी जो है ये इसमें हो रहा है तो हम इसे कहते हैं हाइब्रिड, सॉरी, यहाँ पर उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जब ए बी में इनहेरिट है तो ये सिंगल लेवल भी हो गया, और जब ए बी में है और बी डी में है तो ये क्या हो गया, तीनों मल्टी लेवल, मतलब एक कॉम्बिनेशन हो गया ऑल ऑफ दी इनहेरिटेंस, तो इसे कहते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आज का सेशन यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। इस सेशन में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट देखे और ऑब्जेक्ट ओरिएंट के कुछ कंसेप्ट देखे। नेक्स्ट सेशन में हम पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को देखने वाले हैं, और जो पाइथन का हमारा कंसेप्ट है लाइब्रेरीज वाला, वो भी देखने वाले हैं।